नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अपनी 3 नाकामियां, 3 विफलताएं और गलती तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ही मान ली हैं, उसके लिए घुटने टेक दिए हैं। नंबर 1, यमुना का प्रदूषण वो खत्म नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने कहा था कि 2025 तक अगर मैं यमुना का प्रदूषण खत्म ना करने पाऊं तो मुझे वोट मत देना। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि हर घर की टोंटी में स्वच्छ पेयजल मैं पहुंचा दूंगा 2025 के चुनाव से पहले, तो वो भी नहीं कर पाए। और वो भी ऑन कैमरा उन्होंने स्वीकार कर ली कि ना तो मैं यमुना का प्रदूषण कम कर पाया, खत्म कर पाया, ना मैं पेयजल उपलब्ध कर पाया हर घर में। और तीसरी विफलता उन्होंने स्वीकार कर ली कि मैंने जो लंदन और पेरिस जैसी सड़कें और दिल्ली को वैसा ही जो बनाने का वादा किया था, मैं वो भी नहीं कर पाया। यानी अपनी 3 नाकामियां तो वो स्वीकार करके चुनाव मैदान में उतरे हैं। 3 तो नाकामियां हो गई साहब, और 3 बड़ी गलतियां अब तक अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में कर चुके हैं। आप जरा याद करिए 2015 का चुनाव और 2020 का चुनाव। पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक नहीं किया था। दोनों चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने अटैक नहीं किया था। इनडायरेक्ट वे में वो तब के जो एलजी थे, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा, होम मिनिस्ट्री भी कहा, पहले राजनाथ सिंह हुआ करते थे 2019 से पहले, उसके बाद फिर 2019 से 2024 तक, और 2024 के बाद भी अमित शाह कंटिन्यू हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी रणनीतिक गलती कर दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे अटैक करके। और ये गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। शीश महल का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से उठा रही थी, और अभी सीएजी की भी रिपोर्ट में जो ये कह दिया गया है कि 2020 में केवल 700 कुछ करोड़ का उसका एस्टीमेट बनाया गया था, जो बढ़कर के 7 करोड़ का बनाया गया था, 7.5 करोड़ का बनाया गया था, जो बढ़कर के 34 करोड़ हो गया। जो फुल एंड फाइनल पेमेंट दिल्ली सरकार के खाते से हुआ है, वो करीब 34.5 करोड़ का हुआ है। जो फिगर अब तक आती रही हैं, वो 50 करोड़ से ऊपर की आई हैं। 54 करोड़, 55 करोड़ तक की फिगर पहुंची हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के आवास पर जो खर्च हुआ है, उसके उल्टे सीधे आंकड़े देकर के ये साबित करने की कोशिश की है कि साहब जो शीश महल बना है, वो तो आने वाले सभी मुख्यमंत्रियों के लिए है। और प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी ने जो खर्च करवाया है, वो जैसे उन्होंने अपनी सुख सुविधा के लिए करवाया है, ऐशो आराम के लिए करवाया है। और जो फिगर दी गई है, अजीबोगरीब है। इन्हीं के ट्विटर हैंडल पर यह फिगर दी गई कि सब कुल लागत प्रधानमंत्री आवास का वो करीब 2700 करोड़, और जो झूमर लगी है वो करीब 200 करोड़ की, और जो कालीन लगा है वो 300 करोड़ का है, और प्रधानमंत्री के पास 6700 जोड़ी जूते हैं, और 5000 सूट इनके पास है। मतलब ये ऐसी फिगर है जिसको देख कर के किसी को भी हंसी छूट जाए या गुस्सा आए इन पर, कि ये प्रधानमंत्री के बारे में किस तरह की चीजें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
2015 और 2020 दोनों में इनका मुकाबला दिल्ली की लीडरशिप से था और दिल्ली की लीडरशिप एक बार किरण बेदी को आगे किया गया था, फिर मनोज तिवारी को किया गया था और चूंकि एक परसेप्शन ये क्रिएट किया था अरविंद केजरीवाल ने कि सब दिल्ली में एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होना चाहिए, आईआईटीएन होना चाहिए। तो उसके सामने फिर किरण बेदी तो पूर्व आईपीएस थी और थोड़ा-सा जो उनका बोलचाल का लहजा है, जिस तरीके से वो बात करती थी, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी थोड़ा-सा असंतोष देखा गया था। और मनोज तिवारी के बारे में जब हम अ, अरविंद केजरीवाल की पढ़ाई और मनोज तिवारी की पढ़ाई की तुलना करते हैं, तो फिर वहाँ अरविंद केजरीवाल 21 दिखाई देते थे और कुछ दूसरी फ्रीबीज वगैरह उसका भी। तो ये बाजी जीत लेते थे फ्रीबीज के चक्कर में और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर रह जाती थी और एक बड़ा अंतर हमें वोट प्रतिशत के रूप में भी और सीटों के मामले में भी देखने को मिलता था। इस बार तो इन्होंने खुद ही गलती कर दी है, सीधे प्रधानमंत्री से पंगा लेकर के, उनको चुनौती देकर के शीश महल बनाम राजमहल एक लड़ाई का मोर्चा खोल करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप अगर पाला खींच करके लड़ने की कोशिश करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल को यह ध्यान रखना चाहिए कि 2014 में सभी 7 लोकसभा सीटें दिल्ली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाली। 2019 में भी सभी 7 सीटें प्रधानमंत्री की झोली में डाली। 2024 में तो ये कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रहे थे। इसके बावजूद सातों की सातों सीटें नरेंद्र मोदी की ही झोली में डाली। और इस बार तो अरविंद केजरीवाल एक इतना बड़ा बोझा सिर पर रख करके चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। 10-11 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर लेकर के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, नाकामी के आरोप हैं, जो वादे किए थे वो पूरे ना करने के आरोप हैं, जो सब्ज बाग दिखाए थे वो नहीं पूरे कर पाए और यहाँ तक के यमुना का प्रदूषण तो छोड़ ही दें, जो हर साल अक्टूबर-नवंबर में जैसे ही सर्दी दस्तक देती है, वैसे ही दिल्ली में जो एक दूसरे तरीके का प्रदूषण पूरी दिल्ली की सांसों पर भारी पड़ता है, वो प्रदूषण कम नहीं कर पाए। पेयजल का संकट ये हल नहीं कर पाए। इसके अलावा हर बारिश में जो जल भराव होता है, जो झीलें बन जाती हैं सड़कों पर, उसका कोई निराकरण नहीं कर पाए। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका ये निराकरण ही नहीं कर पाए। तो एक बड़ा बोझा इनकी विफलताओं का है, वो लेकर के मैदान में उतर रहे हैं। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक तरीके से इन्होंने पंगा ले लिया। नंबर 2, जो दूसरी बड़ी गलती कर बैठे ये, इन्होंने घबराहट का प्रदर्शन कर दिया है। एक तरीके से तो ये घुटनों पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से इन्होंने ग्रंथियों को भी मैं वेतन दूंगा अगर मुझे आप लोग जिता दें, मैं पुजारियों को भी वेतन दूंगा अगर आप मुझे फिर से मुख्यमंत्री बना दें, मैं दिल्ली की आधी आबादी जो करीब करीब 67 लाख है, उन महिलाओं को भी हर महीने 2100 रुपये दूंगा अगर आप मुझे वापस चुन करके मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दें। ये क्या है? ये हड़बड़ी नहीं है, घबराहट नहीं है, तो क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 5 साल या पिछले 10-11 साल का जो आपका कामकाज है, जो आपके कारनामे हैं, आपको उन पर भरोसा ही नहीं है। अगर आप बिजली, अगर आप पानी फ्री दे रहे थे एक बड़े वर्ग को और दिल्ली की बसों में अगर महिलाओं को फ्री यात्रा का फ्री भी सुविधाएं दे रहे थे, तो क्या आपको उस पर भरोसा नहीं है, जो आपको नई घोषणाएं करनी पड़ी?
अच्छा, एक और काम हो गया, इनके आवास के सामने वो जो इमाम हैं दिल्ली के, जो मुल्ला मौलवी हैं, उन्होंने प्रदर्शन कर दिया, मीडिया पर आकर के बात कर ली कि साहब 17 महीने से हमारा वेतन नहीं मिला है। उधर पंजाब की महिलाओं ने कहा कि फरवरी 2022 में, अब तो फरवरी 2025 आने वाली है, कि 2022 में इन्होंने कहा था कि पंजाब की महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए देंगे, आज तक एक कौड़ी नहीं दी है इन्होंने। तो अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं, झूठों की वजह से। और जो इन्होंने पंजाब में भी वादे किए थे, जो दिल्ली में भी वादे किए थे, वो चूँकि पूरे नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा बैगेज सिर पर रख कर के विफलताओं का, नाकामियों का, वादा-खिलाफ़ी का और नाकारेपन का भी। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री रहे लेकिन एक भी विभाग अपने पास नहीं रखा। ऊपर से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जिससे बचने की हर संभव कोशिश की कि नहीं, मेरा तो कोई लेना-देना नहीं था, मेरे तो कहीं सिग्नेचर नहीं है। लेकिन ईडी ने, सीबीआई ने फिर भी गिरफ्तार किया। जेल में रह कर के आ रहे हैं 5.5 महीने। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में रह कर के आ रहे हैं। इनके राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जेल में रह कर के आ रहे हैं। तो और के कविता, केसीआर की बेटी, इनके सहायक विजय नायर, ये सब जेल में रह कर के आ रहे हैं। और बाद में तो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में इनके पीए विभव कुमार भी गिरफ्तार हुए और जेल भेजे गए, जिनको फिर बाद में इन्होंने इनाम दे करके पंजाब के मुख्यमंत्री के ऑफिस में एक बड़ा ओहदा दे दिया। अब तो सुनते हैं कि सारे फैसले वही ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल से पूछ करके। तीसरी बड़ी गलती, कांग्रेस पर इन्होंने सीधा अटैक कर दिया। एक इंटरव्यू था, कोई इंटरव्यू ले रहा था, एएनआई का था या किसी एजेंसी का था या किसी टीवी चैनल का था। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कोई सवाल पूछा, तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस तो खत्म है, कांग्रेस के पास तो बचा क्या है? और केजरीवाल जो कह रहे हैं, वो एक तरीके से तो ठीक ही है। और ये कोई अरविंद केजरीवाल की वजह से कांग्रेस पार्टी खत्म हुई हो या भारतीय जनता पार्टी की वजह से खत्म हुई हो, ऐसा नहीं है। अपनी गलती और मूर्खताओं की वजह से और नाकामियों की वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली में 40% से 4% पर आ गई है। 2008 में जब तीसरी बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी थी, तब कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर था 40%। और ये 40% वोट उसका 12 साल में घट कर के 4% पर आ गया। और आम आदमी पार्टी का, जो 2013 में 30% था, वो पिछले 7 साल में ही 2020 में 54% पर पहुंच गया था। अब 2024 में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन इनकी घबराहट की जो मैं चर्चा कर रहा था, उसके संदर्भ में मैं 2-3 बातें और कहूँगा। ये अचानक जो इन्होंने रिवर्स गियर लगाया है, अभी तक तो ये मुल्ला मौलवियों को, वक्फ बोर्ड को, इनको खुश करने के लिए बातें करते थे। और इसलिए करते थे क्योंकि इनको मुसलमान वोट चाहिए थे। लेकिन जब से इनको इस बात का एहसास हुआ है कि कांग्रेस पार्टी भी मैदान में आ रही है और इस बार मुस्लिम मतदाता इनसे छिटक सकते हैं, इनसे टूट सकते हैं, तब से देखिए इन्होंने ग्रंथियों को भी हम वेतन देंगे हर महीने, हम पुजारियों को भी देंगे, हम महिलाओं को भी देंगे। और अभी एक भारतीय जनता पार्टी के कोई अ, साधु संत, पुजारी वगैरह, धर्माचार्य वगैरह, जो उनके प्रकोष्ठ के कुछ पदाधिकारी थे, उनके साथ कई दूसरे लोगों को, दसियों को मंच पर ला करके आम आदमी पार्टी में शामिल कराने का ऐलान कर रहे हैं। और उस पर उसके उसके बल्कि दृश्य भी आए हैं ये आप देखेंगे
तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने खुद ही ट्वीट किया हुआ है। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी अवधेश प्रसन्नाचार्य जी महाराज, आचार्य श्री मधुरदास जी महाराज समेत सभी संत महात्मा और आचार्य गणों का आशीर्वाद प्राप्त कर आज हम धन्य हो गए। उनकी उपस्थिति और आशीर्वचन हमारे लिए अत्यंत प्रेरणास्पद है। इस तरह के ट्वीट जो भगवा वस्त्रधारी हैं उनको मंचों पर ला करके उनके साथ फोटो निकलवा रहे हैं। पुजारियों को का रजिस्ट्रेशन करने के लिए खुद मंदिर जा रहे हैं। ग्रंथियों के पास आतिशी को भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री को, मनीष सिसोदिया को भेज रहे हैं। ये जो हड़बड़ाहट है, ये जो घबराहट है, इससे पता चलता है कि ये किस कदर आशंकित और आतंकित हैं। कांग्रेस अगर पूरी ताकत के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ने का फैसला कर रही है और करती हुई दिखाई दी, तो अरविंद केजरीवाल ने उससे पहले ये कह करके कि साहब कांग्रेस पार्टी तो आप ही को दिखाई दे रही है, आप ही महत्व दे रहे हो, कांग्रेस पार्टी तो खत्म हुई पड़ी है दिल्ली में। एक तरीके से आ बैल मुझे मार वाली कहावत इन्होंने चरितार्थ की है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका बयान आ गया, कुछ दूसरे लोगों के आ रहे हैं। इन्होंने जानबूझ करके ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे के समर्थन के बयान दिलवाए हैं आम आदमी पार्टी को, ताकि मुसलमानों में खास तौर से एक मैसेज जाए कि ममता बनर्जी भी इनके साथ है, अखिलेश यादव भी इनके साथ हैं और उद्धव ठाकरे भी इनके साथ हैं। ये नुकसान कम से कम करना चाहते हैं और जो कुछ कर रहे हैं इस घबराहट में ये एक तरीके से राहुल गांधी को उकसा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को उकसा रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। दूसरा, प्रवेश वर्मा के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने मोर्चा खोला है और चुनाव आयोग पहुंच गए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर के, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर के और कुछ दूसरे नेताओं को लेकर के, वहां जाकर के कह रहे हैं कि जी प्रवेश वर्मा का जो है इनको लड़ने के अयोग्य ही घोषित कर दो, इनके खिलाफ जांच बैठा दो, इनके घर पर जो है रेड डालो, डलवाओ, वहां आपको नोट मिलेंगे और ये लोगों के वोट खरीद रहे हैं, 1-1 हजार रुपया जो है दिल्ली के मतदाताओं को दे रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, चुनाव आचार संहिता का। ये जो उस पर प्रवेश वर्मा का बयान भी आ गया था कि मेरे पिताजी की एक संस्था है, पहले से ही काम कर रही है, जो ज़रूरतमंद हैं जब हमारे रेजिडेंस पे आते हैं तो हम उनको कुछ ना कुछ दे करके ही भेजते हैं। चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, आचार संहिता भी नहीं लगी थी, ये तब की घटना का जिक्र कर रहे हैं। और प्रवेश वर्मा की चूंकि उम्मीदवारी लगभग घोषित हो चुकी थी उस समय कि वो इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे नई दिल्ली से, तो इन्होंने अपने वर्कर और कुछ महिलाएं प्रवेश वर्मा के यहाँ भेजी और कहा कि हमें भी 1-1 हजार रुपया दो, हम भी 1 हजार रुपया लेने के लिए आए। मतलब एक ड्रामा एक क्रिएट करना। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है? इनको घबराहट क्यों हो रही है? 2020 में कांग्रेस पार्टी के साथ भी जो जाट मतदाता थे वो भी शिफ्ट हो गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ। और चूंकि प्रवेश वर्मा को इनके खिलाफ चेहरा बनाया है बीजेपी ने और इनके पुराने साथी कैलाश गहलोत वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो दिल्ली में जो करीब 8% जाट मतदाता हैं, वैसे इन 8% में से भी अधिकांश भारतीय जनता पार्टी को ही मिलते रहे हैं। पर अब तो चूंकि प्रवेश वर्मा इनको टक्कर दे रहे हैं, कैलाश गहलोत इनका साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, इसलिए इनको लगता है कि जो बाहरी दिल्ली की 28 सीटें हैं, वहाँ केवल जाट नहीं, त्यागी भी हैं, गुर्जर भी हैं, राजपूत भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, जो खेती किसानी भी करते हैं। उनकी भी कोई मीटिंग हुई है और उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जैसे वो अरविंद केजरीवाल से नाराज हों। तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल
और उनको कह रहे हैं कि साहब आपने वादा किया था कि जो केंद्र सरकार की ओबीसी सूची है, उसमें दिल्ली के जाटों को भी आप शामिल करेंगे, लेकिन आपने वो वादा पूरा नहीं किया है। यानी जो केजरीवाल ये कहते थे कि साहब मैं कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करता हूं और कास्ट पॉलिटिक्स का मैं निषेध करता हूं, वो अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में जाट जाट राजनीति कर रहे हैं, केवल इसलिए कि प्रवेश वर्मा उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। कैलाश गहलोत भी अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, इनका साथ छोड़ गए। तो इनको लग रहा है कि जाट मतदाता अगर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए तो इनका जीतने का सपना धराशायी हो जाएगा। तो 3 बड़ी गलती की हैं अरविंद केजरीवाल ने। पहली, प्रधानमंत्री से सीधे पंगा लिया है, उनकी आलोचना की है। प्रधानमंत्री बनाम केजरीवाल चुनाव करने का खतरा मोल ले लिया है। तीसरा, घबराहट का प्रदर्शन कर दिया है, वरना रिवर्स गियर में ना लगते। और तीसरा, कांग्रेस पर हमला करके राहुल गांधी को चुनौती दी है। और कांग्रेस अगर पूरी ताकत से लड़ी तो आप तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल की हार सुनिश्चित हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।